नीट का जो एग्जाम है बस आज से 45 दिन के बाद आपका स्टार्ट हो जाएगा। एक ही दिन का पेपर है जो आपके फ्यूचर को कि अगले 1 साल के बाद या अगले 3 साल आप क्या करने वाले उसको डिसाइड करना है। पहले भी पता है कि एनडीए जो नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट कर रहे हैं वो लगभग 60 to 40% वेटेज रखती है 11th और 12th में। So that's why importance is going to be more important as compared to class 11. वार्म वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई थिंक सो कि आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी, क्योंकि बस सब कुछ ही दिन जो है उंगली पे गिने जा सकते हैं। आपके जो दिन बचे हुए हैं, आपके जो 1 साल का इंतजार था, जो नीट का एग्जाम है बस आने ही वाला है, तो आपकी तैयारी आई थिंक सो उसके हिसाब से चल रही होगी। ठीक है, तो उस तैयारी को और आपका फ्रूटफुल करने के लिए और उसको सॉलिडिफाई करने के लिए आपको पता है कि आपका जो स्कोर इंस्टीट्यूट है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट कम्प्लीटली एक वीडियो सीरीज लाया है, जिसमें आपको क्या होगा कि फिजिक्स के जितने PYQs हैं उसके जितने भी कंसेप्ट हैं, स्पेशली फॉर नीट में जो आपके कंसेप्ट यूज होंगे उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो इस क्रम में हम लोग इस पूरे प्रोसेस में अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन को बहुत अच्छे से देख रखा है, जिसमें उसके सारे कंसेप्ट को डील कर चुके हैं हम लोग। इंटीग्रेशंस भी आपका हो चुका है, जिसमें आपको बेसिकली उसके मीनिंग्स को याद रखना है। ठीक है, और अभी जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में बताया था कि आपको कि हम वेक्टर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं आज। जो फर्स्ट हाफ ऑफ वेक्टर आपका फिनिश हुआ था, क्योंकि वेक्टर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट फॉर दिस टॉपिक बट आल्सो फॉर द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो आपको फिजिक्स में पढ़ने हैं। लास्ट क्लास में भी हमने जो लास्ट वीडियोस आपको मिला है उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि कैसे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, कैसे आप मैग्नेटोस्टैटिक्स एंड अदर कुछ चैप्टर्स जो वेक्टर्स पे आपका अलग-अलग ही चैप्टर्स आपके वेक्टर पे बेस्ड होते हैं, तो उसको हमने डिस्कस करना है। तो यहाँ अभी हम लोग ये जो आपको वीडियोस है दैट गोइंग टू बी कंप्लीटली इनहैंस्ड योर कंसेप्ट जो हमने लास्ट क्लास में वीडियोस में आपको जो जितने भी कंसेप्ट बताए हैं उन सब पे बेस्ड हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ताकि आप ये समझ पाएं कि वो जो फॉर्मूलाज हैं कैसे आपका फिजिक्स में यूज होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं कि हम लोग अपने क्वेश्चन सीरीज को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग सारे कंसेप्ट को यूज करेंगे। तो उससे पहले आपको बता दें कि लास्ट क्लास में जो हम लोग बेसिकली पढ़े थे वो क्या था। लास्ट क्लास में देखिए आप उसको फर्स्ट हाफ ऑफ द वेक्टर में रख सकते हैं, जिसमें हम लोग पहले वेक्टर के बारे में जाने कि हाँ वेक्टर ये होता है। फिर टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करेंगे तो हमने स्पेशली उसमें जो मेंशन किया कर रखा है वो रेडियल वेक्टर के बारे में किया है, जिसका डायरेक्शन जो होता है डायरेक्टेड अबाउट अ लाइन होता है। ठीक है, एक लाइन के अबाउट में जो वेक्टर्स डायरेक्टेड होंगे उन सबको आप रेडियल वेक्टर कहोगे। उसी में जो आपका एक फोर्स आया था जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल फोर्स था, उसको हमने कहा था ये डायरेक्टेड अबाउट अ लाइन होता है। ठीक है, एंड देन आफ्टर हम लोग का ये जो पूरा फर्स्ट हाफ ऑफ सेक्शन है बेसिकली इसी एक फॉर्मूले पे टिका हुआ है, जिसमें हम आपको बताए थे कि जो मॉड r होता है जो रिजल्टेंट होगा गोना बी रूट अंडर a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। जहां पे आपको क्लियर कट ये याद रखना होगा कि जो थीटा होगा गोइंग टू बी द इंक्लिनेशन बिटवीन वेक्टर a एंड b। आपको इसको इसी तरीके से ही याद रखना होगा कि ये जो थीटा होगा ये a और b के बीच का एंगल्स होता है। आप उसको सिर्फ एंगल याद नहीं रख सकते हो, अदरवाइज गोइंग टू बी ट्रबल कि आपको समझ में नहीं आएगा क्वेश्चंस में कि वो थीटा की जगह पुट क्या करना है। सो क्लियर कट ध्यान रखना है। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द डायरेक्शन ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर, जिसको आपने tan अल्फा से लिखा था, और tan अल्फा आपका आ गया था b sin थीटा डिवाइडेड बाय a प्लस b cos थीटा। ठीक है, ये बेसिकली आपका फॉर्मूला था जिसमें रिजल्टेंट जो आता था कुछ ये आपका होगा, जिसमें a के साथ ये इंक्लिनेशन अल्फा पे होगा। तो अभी जितने भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे उन सभी क्वेश्चंस में आपको इन्हीं सारे कंसेप्ट का यूज करना है। इसके अलावा भी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि अगर ये दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा तो रिजल्टेंट आप कैसे लिखोगे। इफ दे आर इन सेम डायरेक्शन तब रिजल्टेंट क्या होगा, इफ दे आर इन अपोजिट डायरेक्शन तब रिजल्टेंट क्या होगा। तो ये सारा केस हम लोग जो है डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम लोग इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो काम करते हैं इस पे बेस्ड अभी हम लोग कुछ सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, जिसमें से लाइक मान लीजिए कि अभी इसको आप इरेज कर दो, तो इसको जब आप इरेज करोगे तो इसमें कुछ क्वेश्चन जो आपके आएंगे, सबसे बेसिक क्वेश्चन जो बनता है इसे अगर आप देखो तो उसमें क्या रहेगा, उसमें सीधे सीधे मान लीजिए आपको दिया रहेगा कुछ डेटा ऐसे लाइक वेक्टर a है, इसका मैग्नीट्यूड आपको दे रखा है कि 4 है, वेक्टर b है, इसका मैग्नीट्यूड मान लीजिए आपको 5 दे रखा है, और थीटा जो है मान लीजिए 90 डिग्री दे रखा है। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे a और b कुछ इस तरीके से होंगे। दिस इज योर वेक्टर a, दिस वन इज योर वेक्टर b एंड हैविंग इंक्लिनेशन इज राइट एंगल, तो आपका यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका एक बेसिक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, क्योंकि जिन बच्चों को अगर बेसिक इंप्लीमेंटेशन में भी दिक्कत होगा तो गोइंग टू बी वेरी वेरी difficult to solve the question, so that's why I am going to take this question। जो बस आपको कुछ नहीं करना है, you have to just put down the values according to formula and इस क्वेश्चन से आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि you will better know about the
ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर कि कैसे वेक्टर में जो रिजल्टेंट आता है वो कहाँ होगा, ठीक है। फिर आपका एक काम करना कि इसको आप 3 ले लो तो 2 आप इसको और ज्यादा बेहतर रिलेट कर पाओगे। ये 4 है, ये 3 है, तो देखते हैं कि रिजल्टेंट कितना आएगा, कैसे डायग्राम वाइज वो आपका होगा। तो लेट्स सी इट, देखा जाए। तो अभी आपने पढ़ा था कि सर मॉड आर जो हो जाएगा वो सीधे सीधे होता है रूट अंडर ए स्क्वायर। ए का मैग्नीट्यूड जो दे रखा है उसका आप स्क्वायरिंग कीजिएगा, यानी कि 4 स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस बी स्क्वायर मींस दैट आपका 9, आप उसको 3 स्क्वायर लिख लो स्टेप वाइज में, प्लस 2a b इनटू cos 90 डिग्री। और अब एज अ नीट स्टूडेंट होता क्या है, बहुत सा बच्चे जो है ना ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स में भी कंफ्यूज कर जाते हैं, तो उसको भी ध्यान रखना है। ये जो cos 90 डिग्री होगा यहाँ पे जो वैल्यू जाएगा वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो cos 90 डिग्री यहाँ पे आपको 0 रखना होगा। तो cos 90 जैसे 0 होगा ये पूरा का पूरा टर्म आपका साइड ऑन चला जाएगा और मॉड r जो आ जाएगा आपका वो हो जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 यानी कि रूट अंडर 25, यानी कि इसका वैल्यू जो आएगा वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये आपका मॉड आर आ रहा है। तो मॉड आर जो आएगा, हम लास्ट क्लास में बताए थे आपको कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो a और b के बीच में एग्जिस्ट करेगा। बट अब कैसे एग्जिस्ट करेगा थोड़ा वो भी देखते हैं। तो उसके लिए आपको tan अल्फा निकालना होगा। तो tan अल्फा जब आप निकालोगे तो वो हो जाएगा b sin थीटा, यानी कि b के साथ आपका जो हो रहा है वो 3 है, sin थीटा मतलब थीटा आप 90 डिग्री रखोगे, डिवाइडेड बाय a 4 आपका दे रखा है, प्लस b cos थीटा, b जो है आपका 3 cos 90 डिग्री है। तो cos 90 डिग्री जस्ट अभी आपने पढ़ा है, यहाँ पे 0 है तो आप 0 करोगे, sin 90 डिग्री 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो 1 हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि वैल्यू जो मिलेगा वो tan अल्फा इक्वल्स टू 3/4 होगा। अब आपको ये भी पता होगा कि अगर tan अल्फा 3/4 आ रहा है तो इसका एक प्रॉपर वैल्यूज होता है जो आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। 3/4 जो वैल्यूज आती है वो अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हो, जहाँ 3 है 4 है तो आपको पता है कि हाइपोटेनस 5 हो जाएगा। तो अगर ये 3 है तो इसके सामने वाला जो एंगल होता है वो 37 डिग्री, ये 4 है तो इसके सामने 53। तो अगर किन्हीं बच्चों को कंफ्यूजन होता है याद रखने में तो याद रखिएगा द एंगल सबटेंडेड the larger side is your greater value। तो 4 के सामने वाला जो एंगल होगा वो बड़ा होगा एज कंपेयर टू 37, ध्यान रखिएगा। तो इससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। 3 के सामने 37, 4 के सामने 53। तो इसका मतलब ये हो गया कि tan अल्फा जो यहाँ पे आपने 3/4 रखा है तो p/b जो आप यूज करोगे तो ये आपका tan 37 डिग्री होगा, यानी कि अल्फा का वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे तो वो 37 डिग्री, ठीक है। तो ये जो अल्फा 37 डिग्री आ रहा है ये बता क्या रहा है, तो आप अगर देखोगे तो जो बेस होता है वो बेस के साथ यहाँ पे आपका 4 जो है वो यहाँ पे है, तो ये 4 के साथ आपका एंगल बता रहा है। और 4 इसमें है कौन आपका, तो आपका a लिखा हुआ, तो यहाँ पे ये 4 है, यहाँ पे ये 3 है। जो रिजल्टेंट आएगा वो हमेशा दोनों के बीच में कहीं इन बिटवीन एग्जिस्ट करेगा। इसका मैग्नीट्यूड आपका हो चुका है 5 और ये जो इंक्लिनेशन आ रहा है ये इंक्लिनेशन आपका हो जाएगा 37 डिग्री। अब ऐसा कोई जरूरी नहीं है, वो मान लीजिए किसी ने इसका इंक्लिनेशन b के साथ निकाला, तो जब आप b के साथ इंक्लिनेशन निकालिएगा तो यही आपका जो हो जाएगा 53 डिग्री हो जाएगा। तो ये आपका इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप उसको ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट कर पा रहे हो मींस दैट आप उसके बेसिक्स को बहुत अच्छे से समझोगे और क्वेश्चन जब ट्विस्टेड होंगे तो यू कैन अप्रोच वेरी इजीली दैट क्वेश्चन कि उसमें कैसे आपको उसको अप्रोच करना है, ठीक है। सो दिस इज योर बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन वेक्टर जिसमें आपको मॉड a प्लस b करना पड़ा। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन और बहुत इंटरेस्टिंग आता है, अगर आप आगे की तरफ बढ़ो तो ये आई थिंक सो आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ पॉइंट्स है नहीं, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है फॉर द नीट पर्पस की अगर बात किया जाए तो इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग लेवल अप करते हैं, फिलहाल इसको हम इरेज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब मान लीजिए ये तो आपका बेसिक हो गया। तो अब इसमें हमने जैसे कहा ना कि आपको जब सॉल्व कर रहे हो तो यू हैव टू बी आइडिया अबाउट देयर ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अगर आप उसके ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन को नहीं समझिएगा मींस दैट यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। जैसे अभी हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये क्वेश्चन भी आप ध्यान से देखिएगा कि क्या है। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सिचुएशन। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है ना कि आपके पास एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, एंड इट इज सेंटर्ड एट द ओरिजिन ऑफ योर xy प्लेन। तो ये ओरिजिन के पास ये सेंटर इसका है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यहां से एक वेक्टर r जो है आपका इस तरफ डायरेक्टेड है, ठीक है। एक वेक्टर r आपका इस तरफ डायरेक्टेड है और एक वेक्टर इधर डायरेक्टेड है। क्योंकि आप r इसलिए कह रहे हो क्योंकि ये चूंकि सबका सब रेडियस फॉर्म में है, तो रेडियस ऑफ सर्कल है तो इक्वल ही होगा। और एक वेक्टर मान लीजिए कि आपका इधर डायरेक्टेड है, मान लीजिए o है, a है, b है और ये c हो गया। तो OA, OB and OC are the three vectors which are given in the diagram, and now you have to just find out what is their magnitude of the resultant vector. तो अब अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला का पता है तो then you are not going to
सॉल्व दिस क्वेश्चन, क्योंकि फॉर्मूला से आप सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकते हो, रिजल्टेंट चलो निकाल सकते हो, लेकिन जब तक आपको ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन नहीं पता आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हो। और अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का यूज करते हुए, तो ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू सॉल्व आई थिंक इलेक्ट्रोस्टैटिक के लगभग क्वेश्चन जो आपके फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड बेस्ड होंगे वो सॉल्व हो जाएंगे इसके हेल्प से। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका कंसेप्ट प्रोवाइड करेगा फॉर द क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, इवन ग्रेविटेशनल फोर्स आल्सो। इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स हो गया, इन सभी क्वेश्चंस को टैकल करने का एक ही रामबाण इलाज है और वो है वेक्टर। और वेक्टर में स्पेशली अगर आप इस कांसेप्ट को कैरी ऑन करते हो तो देखा जाए इसमें आप रिजल्टेंट कैसे निकाल सकते हो। तो देखिए आपके पास अभी जस्ट हमने कहा था, जस्ट लास्ट क्लास के वीडियोस में आप जाओगे तो उसमें हमने मेंशन कर रखा है, इफ देयर आर टू वेक्टर्स जिसके जो डायरेक्शंस आते हैं ना, वो सॉरी डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो, ठीक है, तो यहाँ तुम देखोगे तो OA वेक्टर और OC वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड हो जाएगा mod RA लिखोगे, दोनों सेम ही है, रेडियस ऑफ द सर्कल है, दैट्स व्हाई मैग्नीट्यूड गोइंग टू बी सेम। तो उसका जो रिजल्टेंट निकालिएगा, हम निकाल रहे हैं OA और OC वेक्टर का रिजल्टेंट, यानी कि आप इसको ऐसे लिख सकते हो OA प्लस OC। अब इसको देख के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, OA है OC है, रिजल्टेंट निकालना है। अभी हम OA और OB का नहीं निकालना, ध्यान रखिएगा, क्यों, क्योंकि अगर आप इन दोनों का पहले निकाल दो तो क्वेश्चन आपको बहुत आसान हो जाएगा। देखते हैं कैसे। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, हमने आपको बताया था कि अगर मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए आप सीधा यूज कीजिएगा 2 वेक्टर A, वेक्टर A का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इनटू cos θ/2। ये फॉर्मूला हमने आपको मेंशन करवाया था, जहां थीटा जो था इंक्लिनेशन बिटवीन द टू वेक्टर्स। यहाँ पे अगर आप देखिएगा तो OA और OC x और y की तरफ है, मींस दैट कंफर्म गोइंग टू बी 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे इसको ऐसे लिखोगे 2 A की जगह आप लिख दीजिएगा r इनटू cos θ आपका है 90/2 कीजिएगा, यानी कि आपका π/2 हो जाएगा, क्योंकि पाई यहाँ पे है, सॉल्व करोगे तो 45 डिग्री, मतलब वही लिख सकते हो, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट आ जाएगा वो हो जाएगा 2r, इसको एक काम करो कटी कर देते हैं 45, तो 2r cos 45 डिग्री हो जाएगा, cos 45 जो होगा वो 1/√2 होगा, यानी कि 2r/√2। ये आपका √2 टाइम्स में कैंसिल कर जाएगा, यानी कि r√2। ये आपका दोनों का रिजल्टेंट आ चुका है, यानी कि OA प्लस OC, ठीक है, ये आपका हो गया। तो ये जो OA प्लस OC आया, ये रिजल्टेंट आया। जस्ट अभी हमने आपको डायग्राम में बताया कि रिजल्टेंट कंफर्म दोनों के इन बिटवीन में एग्जिस्ट करेगा। अब ये इन बिटवीन में एग्जिस्ट तो करेगा, लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, और हाँ आपको एक चीज बता दी, ये जो OC वेक्टर है ना, ये याद रखिएगा, इसका इंक्लिनेशन इसके साथ 45 डिग्री दे रखा है, मतलब एग्जैक्टली 20 से पास कर रहा है। तो अब वो तो आपका 20 से पास कर रहा है, यहाँ पे ये चीज भी हम आपको बताए थे कि दो वेक्टर का जब आप रिजल्टेंट निकालते हो हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड, तो जो आपका रिजल्टेंट वेक्टर होगा एग्जैक्टली बाइसेक्ट करते हुए पास करेगा। मतलब ये जो OA और OC वेक्टर है का मैग्नीट्यूड अगर लेट इट सपोज आप इसको कुछ मान लीजिए, लाइक इसको वेक्टर K मान लो, तो आपको पता है K वेक्टर एग्जैक्टली इधर से पास करेगा। नाउ इट इज योर वेक्टर K, इसका मैग्नीट्यूड आपको आ चुका है r√2, और अगर आप OB को देखोगे तो इसका मैग्नीट्यूड आपका r है। अब इसमें वो सेकंड कांसेप्ट यूज करेंगे, क्योंकि इसमें देखो हम दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शन में है। फर्दर अगर आपको रिजल्टेंट निकालना होगा, नाउ अगर आप r लिखना है तो चूंकि सेम डायरेक्शन में है, मैं आपको बताया था कि अगर सेम डायरेक्शन में होगा तो आप सीधे सीधे दोनों के मैग्नीट्यूड को ऐड ऑन कर सकते हो। तो मतलब अगर मॉड r आपको जो फाइनली निकालना है तो आप सीधे कह सकते हो मॉड ऑफ OB प्लस K वेक्टर का मैग्नीट्यूड। OB का मैग्नीट्यूड आपने अभी जस्ट देख रखा है, वो r है, और K वेक्टर का मैग्नीट्यूड तुम यहाँ निकाल के लाए हो r√2 है, बस आप r कॉमन ले लीजिए 1+√2। तो इस तरीके से सर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। अगर आपके पास वेक्टर का आइडिया है वो वाले फॉर्मूला का mod r = √2 cos θ वाला, तो आप उसके हेल्प से लगभग वन ऑफ द पार्ट ही नहीं सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, आप रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स जो आपके इलेक्ट्रोस्टैट के क्वेश्चन होते हैं या ग्रेविटेशन के जो क्वेश्चन होते हैं, आप उसको भी सॉल्व बहुत इजीली कर सकते हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल इंक्लिनेशन के साथ अगर आपका होगा इक्वल वेक्टर्स, अब इंक्लिनेशन जो भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, तो आप उसका रिजल्टेंट सीधा बता सकते हैं 2a cos θ/2 होगा, ठीक है। तो ये आपका इसका रिजल्ट हो गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है, जो आपको ग्रेविटेशन चैप्टर में हेल्प करेगा, इलेक्ट्रोस्टैट में हेल्प करेगा। कैसे करेगा वो आपको जस्ट अभी हम बताएंगे, लास्ट वाले कुछ क्वेश्चन हम लोग उसी तरीके करेंगे, बट फिलहाल एक काम करते हैं, इस पे बेस्ड एक आध दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं जो आपके PYQs में आ चुके हैं, ठीक है, जो वेक्टर्स में आपको बहुत हेल्प करेगा। PYQs नेट की बात करेंगे, ठीक है, तो उस तरीके के क्वेश्चन एक आध दो करने के बाद हम लोग ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैट के वो क्वेश्चन अप्रोच करेंगे जो आपको इन पे बेस्ड होंगे, तो इट विल एनहांस योर कांसेप्ट एंड थिंकिंग वे। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपके PYQs का क्वेश्चन है, तो सो दैट इट विल गोइंग ऑन योर स्क्रीन। जब आप वीडियोस को देख रहे होंगे तो वो आपकी स्क्रीन पे ये क्वेश्चन चला आएगा।
तो देखिए पहले क्वेश्चन को रीड कर दे रहे हैं एंड देन आफ्टर आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट। आप चाहें तो इस वीडियोस को पॉज करके ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, गोइंग टू बी वेरी वेरी हेल्पफुल नॉट ओनली टू स्ट्रेंथ दिस चैप्टर बट आल्सो टू इंप्रूव योर कैलकुलेशन। ठीक है, तो देखिए वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अभी हम बहुत बेसिक क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, ये क्वेश्चन से आपको पूछा हुआ पीवाईक्यूज में है। ये कह रहा है क्या आपकी स्क्रीन पे ये फ्लैश हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो वहां से आप इसको पॉज करके चाहें तो पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि टू फोर्सेस हैविंग मैग्नीट्यूड्स a एंड a/2। देखो बोला ये है दो फोर्सेस, अब आपको फोर्स भले बोल दिया तो आपको समझना होगा फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो सो यू मे कंसीडर इट एज अ वेक्टर। तो आप इसको फोर्स को वेक्टर भी पढ़ सकते हो, कह सकते हो कि टू वेक्टर्स, ठीक है, हैविंग मैग्नीट्यूड a एंड a/2 आप परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो जस्ट देखो अभी जो पहला क्वेश्चन किया कुछ वैसा ही क्वेश्चन है। ये दो वेक्टर्स है जिसमें एक का मैग्नीट्यूड बस a दे दिया है और एक का मैग्नीट्यूड दे दिया है a/2। दोनों एक दूसरे पे राइट एंगल है, तो आपको पता है दोनों राइट एंगल होगा तो थीटा बराबर आप 90 डिग्री कर सकते हो। फिर उसके बाद क्या बोला है, कहां गया, हाँ, टू ईच अदर द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज, तो इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कुछ आई डोंट थिंक सो। देख रहे हैं, अगर आपको कांसेप्ट पता है तो इससे आसान क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। आपको मॉड आर निकालने के लिए कह रहे हैं, सीधे सीधे आपको कुछ करना नहीं है। मॉड आर इज इक्वल्स टू, अभी आपने पढ़ा था कि अगर एंगल 90 डिग्री होगा तो सीधे सीधे वो टर्म आप हटा सकते हो, यानी कि पहले वेक्टर का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का स्क्वायर। तो इससे आसान क्वेश्चन आपको नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो ये चार आप एलसीएम ले लीजिए। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप कह सकते हो गोइंग टू बी आपको प्लेट पे सजा के आपको मार्क्स दे दिया जा रहा है। आपको बस करना क्या, थोड़ा सा गुना भागी है इस क्वेश्चन में, कोई लॉजिक वैसा नहीं है, तो आप बस अपने फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। तो आप 4 एज एलसीएम यहाँ पे लीजिएगा तो 4a स्क्वायर आपका 5a² हो जाएगा। इसको अगर आप बाहर निकालिएगा तो आपका हो जाएगा a/2√5। बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो आपको सोचना होगा कि कैसे क्वेश्चन बनेंगे। अगर आपको फॉर्मूलाज पता है तो आई एम डैम श्योर यू आर गोइंग टू टेक द क्वेश्चन इन वेरी वेरी इजी वे। तो ये आपका मॉडल हो चुका है। ठीक है, जो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन आपका इसमें डी हो जाएगा। ठीक है, √5a/2। चलिए ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है जो हमने जस्ट डिस्कस किया, उसी पे बेस्ड है। अगले क्वेश्चन पे चला जाए। अगला क्वेश्चन थोड़ा और आपको लॉजिकली साउंड करेगा। ध्यान से देखिएगा कि अगला क्वेश्चन क्या बोला है, तो उसको समझते हैं। बट पहले आप इसको लिख लीजिएगा, ये आपके सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। फिलहाल इसको भी हम लोग इरेज कर रहे हैं। देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा इससे अलग है बट अच्छा क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन ये है कि आपका क्या है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। द क्वेश्चन कह रहा है क्या कि एक वेक्टर है, ठीक है, इन xy प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद y एक्सिस। तो आपको देखो कभी भी जब आप फिजिक्स के क्वेश्चन कर रहे हो ना, तो आप डेटा लिखने से पहले क्या करोगे, या डेटा जब लिख रहे होगे ना, तो एट दैट मोमेंट, क्योंकि हमेशा आपने जो पढ़ा होगा तो आपने अभी तक में वो सीख गए होंगे कि आपको क्वेश्चन बनाते वक्त सबसे पहले गिवन उसमें से निकालना होता है। तो जब आप गिवन को निकाल रहे होते हो ना, तो 90% फिजिक्स के क्वेश्चंस आपके जो होंगे, अगर आप मॉडर्न फिजिक्स को छोड़ दो, इवन उसमें भी बहुत जगह आपको डायग्राम की जरूरत पड़ जाती है। तो 90% सेक्शन ऑफ फिजिक्स को अगर आप निकालोगे तो उसमें कहीं ना कहीं आपको डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, और जो गिवन होगा यू हैव टू पुट ऑन दैट डायग्राम। तो अगर आप डायग्राम वाली चीजों को समझते हैं, लिखते हैं, तो इट गोइंग टू बी वेरी वेरी इजी टास्क टू नॉट जस्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, बनाने में भी वो आपको बहुत हेल्प करेगा। तो क्वेश्चन में देखिए हम जो गिवन लिख रहे हैं ना, वो अकॉर्डिंग टू जो भी आपका डेटा है उसके हिसाब से एज इट इज डायग्राम वाइज पे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। तो आपके पास दो प्लेन होगा, x है और y है। अब इस क्वेश्चन ये कह रहा है क्या कि xy प्लेन तो आपने बना लिया, अब एक वेक्टर है वो नहीं पता है कौन सा है, वो वेक्टर कह रहा है y एक्सिस के साथ 30 डिग्री पे है। तो आप वेक्टर बना लीजिए, ये वेक्टर मान लेते हैं r है। आप नहीं लिखो, कुछ और ले लो क्योंकि r रिजल्टेंट का सेंस दे जाता है। मान लीजिए ये वेक्टर a है और क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट देयर इंक्लिनेशन इज 30 डिग्री विद द y एक्सिस, तो आप इसको 30 डिग्री मान लीजिए। ठीक है, ये हो गया। फिर बोला क्या है विद द y एक्सिस द मैग्नीट्यूड ऑफ y कंपोनेंट ऑफ वेक्टर इज 2√3। यहां पे आप समझिए, देखिए एक वर्ड यूज करता है कंपोनेंट। पूरे फिजिक्स में आई थिंक हर जगह ये कंपोनेंट वर्ड यूज होता है। हम क्लास में बोले थे आपको, कंपोनेंट जो होता है वो बहुत 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 जरूरी होता है। तो कंपोनेंट है क्या, किसी भी वेक्टर का हमने लास्ट क्लास में बताया था कि अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हो, तो अगर यहाँ पे एक सोर्स ऑफ लाइट रखा जाए तो ये सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा, यहाँ से जाएगा, तो होगा क्या कि सोर्स ऑफ लाइट अगर आप परपेंडिकुलरली पास करोगे तो इस पूरे सेक्शन का यहाँ पे एक शैडो बनता है। शैडो को थोड़ा फिजिक्स के लैंग्वेज में आप कह सकते हो प्रोजेक्शन। तो ये जो आपका प्रोजेक्शन बनता है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, इसी प्रोजेक्शन को आप क्या कहते हो, कंपोनेंट कहा जाता है। तो ये जो शैडो लेंथ दे रखा है, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर अलोंग y एक्सिस इज 2√3, ये आपका दे रखा है। ठीक है, द क्वेश्चन इज नाउ आस्किंग अबाउट कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द x कंपोनेंट ऑफ वेक्टर विल बी। तो आपसे पूछ रहा है कि
इसका x कंपोनेंट बताइए, मतलब यहाँ से यहाँ तक का लेंथ जो है वो बताइए। तो क्वेश्चन देखो ये है, तो आपसे हम ये क्वेश्चन में गिवन है कि इसका यहाँ से यहाँ तक का लेंथ आपको दे रखा है कि y कंपोनेंट कितना है। नाउ क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट x कंपोनेंट, मतलब सीधे सीधे आपसे प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। तो आपको पता है ना कि मान लो कि अगर इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जैसे हम बताए थे पोलर फॉर्म जब आपने रिजोल्यूशन पढ़ा था, तो लेट्स सपोज इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड a मान लेते हैं। आपने पढ़ रखा है वहां पे कि अगर आप इसके कंपोनेंट को रिजॉल्व करोगे तो जिधर थीटा है उधर cos, जो बच गया वो sin। तो अगर इस वेक्टर के कंपोनेंट को अगर आप रिजॉल्व करते हो तो आप इधर लिखोगे mod a sin थीटा और यहाँ पे हो जाएगा mod a cos थीटा। cos याद रखिएगा, जो पिछले वीडियोस में हमने बताया था, जिधर थीटा इधर लिए थे हम लोग x एक्सिस की तरफ, दैट बाय cos इधर आया था। तो बहुत बच्चे करते क्या है ना कि x की तरफ cos थीटा को रट लेते हैं और y की तरफ sin थीटा को, जो गलत है। आपको ध्यान में रखना है कि x की तरफ जो हो, मतलब जिधर एंगल दे रखा है वो एंगल आपको लेना है तुम्हारा क्या, cos, और जो बच जाएगा उसको sin। तो यहाँ पे आपको देखो mod a cos थीटा जो हो गया, नाउ दैट इज योर x कंपोनेंट, ठीक है। यहाँ पे आपका सॉरी y कंपोनेंट है इस वेक्टर का जो गिवन है 2√3 और इसका x कंपोनेंट जो है वो mod a sin थीटा हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप अगर देखोगे तो सीधा दिया हुआ है कि mod a cos थीटा जो है, जिसका मैग्नीट्यूड हमें नहीं पता है, बट हाँ आपको थीटा पता है, ये थीटा जो है यहाँ पे 30 डिग्री है, तो mod a cos 30 डिग्री और इसका वैल्यू जो दे रखा है दैट इज योर 2√3। आप यहाँ cos 30 डिग्री का वैल्यू बहुत इजी, आपको ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। अगर बहुत से बच्चे हैं जिनको 90 तक ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स नहीं पता है, तो पहला काम सब छोड़ करके यही करेंगे कि वो ट्रिगोनोमेट्रिक एंगल्स को याद करेंगे, क्योंकि अगर आप वो नहीं याद करते हो तो गोइंग टू बी वेरी वेरी पेनफुल। लगभग आपको हर एक चैप्टर में कहीं ना कहीं एंगल की जरूरत पड़ जाती है। सो दैट्स व्हाई इसको याद रखिएगा और समझिएगा कि कैसे आपका होगा। अब 90 से याद रखने के बाद आपको फिर 120, 150 इन सब वैल्यूज पे भी ध्यान रखना है, बट खैर वो कीजिए आप लोग। फिलहाल यहाँ पे आते हैं तो cos 30 डिग्री की अगर आप बात करोगे ना, तो cos 30 डिग्री जो आपका हो जाएगा वो √3/2 होता है, ठीक है। तो आप अगर आपको याद है तो आप बहुत जल्दी से इसको पुट करके क्वेश्चन बहुत इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं, आपको इधर उधर जाना खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो mod a √3/2 इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हो 2√3 गोस टू कैंसिल, यानी कि mod a आपका हो गया कितना 4। मतलब आपसे अगर क्वेश्चन में ये भी पूछता है कि यू हैव टू फाइंड इट्स मैग्नीट्यूड, तब भी आप यहाँ बता सकते हो कि वो आपका 4 हो गया। बट क्वेश्चन इज नॉट asking about the magnitude of vector, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि इसका x कंपोनेंट बताओ। x कंपोनेंट कहने का मतलब mod a sin थीटा, ये आपका कंपोनेंट पूछ रहा था। तो इसका mod a sin थीटा आपको बताना होगा, तो सो आपको करना क्या, ये वैल्यूज पता करनी है। तो ये वैल्यूज आप मान लीजिए कि k है, तो k बराबर आप लिखोगे mod a, आप निकाल चुके हो 4, और sin 30 डिग्री आपको यहाँ पे पुट कर देना है, और sin 30 डिग्री आपको पता है 1/2 होता है, 2 गोस टू कैंसिल, मतलब 2 से 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, यानी कि k इक्वल्स टू आपका हो गया 2। सो ये क्वेश्चन जो है आपके कंपोनेंट के कांसेप्ट को क्लियर करेगा, जो हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे। तो पहला जो क्वेश्चन किए दैट गोइंग टू बी क्लियर वो आपके मैग्नीट्यूड के कांसेप्ट को क्लियर किया। ये क्वेश्चन जो है आपको ये क्लियर करेगा कि जब आप कंपोनेंट रिजॉल्व करते हो तो वो कैसे आप उसको हैंडल आउट कर सकते हो। तो ये आपका जो आंसर आएगा x कंपोनेंट वो 2 है, देखते हैं इसमें ऑप्शंस में है या नहीं है। आपका 122 आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो सी हो जाएगा इसका। तो दिस इज योर सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब जो आपके बोर्ड्स पे फ्लैश होंगे। बाकी जो क्वेश्चन है वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कंसेप्ट को क्लियर करेगा, ठीक है। इसके बाद करते क्या है कि एक क्वेश्चंस और देख लेते हैं जो इसी पे कांसेप्ट पे बेस्ड है, एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस सम क्वेश्चंस व्हिच विल गोइंग टू बी हेल्प इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। कि कैसे इस चैप्टर का यूज करके आप उन सारे चैप्टर्स के क्वेश्चंस को लगा सकते हो। तो अगर आप चाहो तो बहुत से बच्चे डायरेक्ट यहाँ से वीडियो देख करके इलेक्ट्रोस्टैट के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस, ग्रेविटेशन के कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन आप यहीं से लगा सकते हो, ठीक है। वेक्टर पढ़ करके कोई जरूरत नहीं है उसको पूरा आपको डिटेल में जानने का, थोड़ा बस आपको फॉर्मूला आइडियाज होगा, देन यू आर एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन ऑफ दैट चैप्टर्स। तो पहले एक आध क्वेश्चन हम देखते हैं जो आपके बेसिक जो मैग्नीट्यूड वाइज जो कांसेप्ट है उसको थोड़ा क्लियर करेगा। सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी आपको बोर्ड पे विजुअलाइज हो जाएगा जब आप उसको पढ़ रहे होंगे, वीडियोस को देख रहे होंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अगर आप अगले क्वेश्चन की तरफ चलो तो देखो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, ये भी आपके पीवाईएस का क्वेश्चन है कि 2 वेक्टर्स हैं, ठीक है, a एंड b हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड। तो तुम ध्यान से देखोगे क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही कह दिया कि a और b जो है वो दोनों का मैग्नीट्यूड आपका सेम दे रखा है, यानी कि वेक्टर a का मॉड जो है वो वेक्टर b के मॉड के बराबर है, ठीक है। फिर ये बोला है क्या कि इफ मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस b, अब देखिए इसके बाद क्या कहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a प्लस b का मैग्नीट्यूड जो है इज इक्वल टू 2 टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस b, और ये जो है 2 टाइम्स ऑफ
मॉड ऑफ ए माइनस बी है, कुछ इस तरीके का स्टेटमेंट दिया है। तो आपको जब स्टेटमेंट पढ़ोगे तो यू हैव टू बी, आपको ये आना चाहिए कि आप कैसे उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस कर पा रहे हो, क्योंकि 10 तक में आपने ऐसी चीजें पढ़ रखी हैं कि अगर राम का एज एक्स है, श्याम का एज मान लीजिए वाई है, एंड सेइंग दैट कि अगर ये दोनों आपको आपस में इक्वेट करना है तो ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे कि 2 टाइम्स अगर राम का एज करेंगे तो वो श्याम के बराबर हो जाएगा। तो आपको पता होगा कि आपको 2 टाइम्स किसमें करना होता है, नहीं करना होता है। तो दिस ऑल स्टेटमेंट्स आर बेस्ड ऑन द क्लास 10 बेसिक जो होता है उसकी बात करेंगे। तो ये जो अभी तक हमने जो भी स्टेटमेंट लिखा है, ये आपके 10th तक के बेसिक स्टेटमेंट को अगर आपने समझा होगा तो वहां से आप इसको इजीली लिख सकते हैं। पहला स्टेटमेंट में कहा गया कि 2 वेक्टर हैं ए और बी जिसका मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, आपने मॉड ए बराबर मॉड बी कर दिया, एंड देन आफ्टर सेइंग दैट कि द सम ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर इज इक्वल टू द 2 टाइम्स ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ देयर डिफरेंस। तो उसके बाद आपसे पूछा गया है क्वेश्चन ये, नाउ द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट कि व्हाट इज द इंक्लिनेशन बिटवीन ए एंड बी। मतलब आपको जाहिर सी बात है, दोनों वेक्टर है तो दोनों के बीच में आपसे पूछ रहा है कि थीटा कितना होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो अब आपको यहाँ पे इसमें थीटा निकालना, फॉर्मूला वही है जो आपने बेसिक मॉड ए प्लस बी पढ़ा है। पहले कहा था कि वेक्टर्स आपको बेसिकली अगर आप देखिएगा तो टोटल 3 पार्ट में आता है। फर्स्ट पार्ट जो बेसिक आपने देखा मॉड ए प्लस बी और डायरेक्शन भी आपकी बात करता है। सेकंड पार्ट की बात करेंगे तो वहां ऑपरेशन ऑफ वेक्टर बेसिकली डॉट और क्रॉस आपको पढ़ रहे हैं। और थर्ड पार्ट में जो आता है वो आपका एप्लीकेशन हो जाएगा, जिस एप्लीकेशन में आप काइनेमेटिक्स की कुछ पोर्शन को इसी में आप ऐड ऑन करके पढ़ सकते हो, लाइक योर रिवर जो रिवर बोट बेस्ड जो क्वेश्चन होता है, फिर रेन बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो हो गया, रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, इन सब को आप वेक्टर के थर्ड केस में रख सकते हैं, आप में कंसीडर इट एज एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर। तो फिलहाल हम लोग फर्स्ट पार्ट पे बेस्ड क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट पार्ट को हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द क्वेश्चन इज देयर आर 2 वेक्टर्स मॉड ए जिसके मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है, एंड द सेकंड पार्ट इज सेइंग दैट द रिजल्टेंट ऑफ ए द रिजल्टेंट द सम इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ द डिफरेंस ऑफ द मैग्नीट्यूड। आपसे पूछा थीटा क्या होगा। तो देखो ये क्वेश्चन भी बहुत टफ नहीं है, सीधे सीधे आपको ये गिवन है, ये भी आपका गिवन है, एंड क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द इंक्लिनेशन। तो कुछ करना नहीं है, आप दोनों तरफ बस मॉड ए प्लस बी और मॉड ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, बेसिक कैलकुलेशन है, बहुत इजीली आपका आंसर आ जाएगा। तो मॉड ए प्लस बी आप लगाओगे तो वो होगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। अब देखिए एज यूजुअल बहुत सारे नीट बच्चों को पढ़ाते समय उनको ये पता है कि बहुत से बच्चे करेंगे क्या, नीट वाले बच्चे नहीं, ये वाला स्क्वायर रूट और ये वाला स्क्वायर रूट कैंसिल कर देंगे, एंड नाउ ब्लेम द फिजिक्स की सर अब तो आंसर ही नहीं आ रहा है। याद रखिएगा अगर आप ऐसा कर रहे हो, बेसिकली बहुत से बच्चे ऐसा करते हैं, नीट एस्पिरेंट्स के पास बेसिक ये जो कैलकुलेशन एरर दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, वो लगभग लोग कर ही देते हैं। सो ध्यान रखना है कि फिजिक्स बाद में थोड़ा बहुत, अगर आपका जो मैथ्स का अगर सेक्शन कुछ ऐसा है तो थोड़ा उस पर काम कीजिएगा, ठीक है। नीट वाले बच्चों की जो मैथ्स है ना, ये स्किल की क्या ही बात किया जाए। तो याद रखिएगा ये डायरेक्ट आप कट नहीं कर सकते हैं, ये कट हो जाता है ग्रेड 2 यहाँ नहीं रहता, ठीक है। तो फिजिक्स आपका बाद में खराब होता है, पहले आपका मैथ्स बिगड़ा होता है, दैट्स व्हाई बेचारा फिजिक्स फंस जाता है इसमें। तो क्वेश्चन बहुत टफ नहीं है, क्वेश्चन इज जस्ट यहीं पे खत्म हो गया आपका फिजिक्स। नाउ इसके बाद जो भी है आप बस आपका एक बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, इफ यू हैव आइडिया अबाउट द बेसिक कैलकुलेशन तो आप इसको बहुत आसानी से बना सकते हो। आपको बस थीटा तो पूछ रहा था, चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए आप सीधे सीधे कट नहीं करोगे, यू हैव टू स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। या तो आप जब इसको भेजिएगा इधर तो पूरे पे जाकर के स्क्वायरिंग हो जाएगा, जो भी आपको करना है आप उसको कर सकते हैं। हम काम करते हैं, इसको उस तरफ भेज देते हैं। तो आपका ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे जब आप भेजिएगा तो ये हो जाएगा 4। आपका इसका भी स्क्वायरिंग करना होगा और इसका भी स्क्वायरिंग करोगे तो 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, लेकिन ये सब टर्म जो होगा स्क्वायर रूट के साथ है तो क्या हट जाएगा वहां पे। या काम करते हैं इसको बेसिक के कर देते हैं ताकि आपको समझने में थोड़ा आसानी हो। तो ये आप इसको ऐसे भी मत लिखो, आप इसको ऐसे लिख लो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, और ये आप इसका होल पावर लिख लीजिएगा, ये होल पावर 1/2 और यहाँ पे आकर के स्क्वायरिंग हो जाएगा। देखो ये स्क्वायर रूट को हमने यहाँ 1/2 लिख दिया है, और ये जो पूरा आपका स्क्वायर रूट इस तरफ से इस तरफ है वो एज ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसके बाद आप क्या कीजिएगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू, उसको आप ब्रेक कीजिएगा तो 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा वो आपका 4, और ये एज इट इज आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ तक में ये आपका हो चुका है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके बाद। तो इसको कुछ करना नहीं है, देखो a प्लस बी बराबर दे रखा है, तो यहाँ से आप सीधे जो b दिख रहा है उसको हटा दो, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है। सो नाउ यू कैन राइट इट एज a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
प्लस 2a स्क्वायर cos थीटा, ब्रैकेट हटा दे रहे हैं हम लोग, 4 या पहले रहने दो, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर cos थीटा। तो यहाँ से कीजिएगा तो ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर आपका हो जाएगा 2a स्क्वायर, कॉमन ले लेना है, यहाँ से एक स्टेप हम छोड़ दे रहे हैं, 1 प्लस आपका क्या हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू 4 तो है ही आपका a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर, 2a स्क्वायर फिर से आप कॉमन ले सकते हो, तो यानी कि 2a स्क्वायर 1 माइनस cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या कीजिएगा, तो यहाँ से 2a स्क्वायर यहाँ पे है, 2a स्क्वायर है यहाँ पे है, उसको कैंसिल आउट कर देना, और इसके बाद जो है आपका सॉल्यूशन हम यहाँ पे कर देना, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, बस सॉल्व भी हो चुका है, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल्स टू आपका आ चुका है 4 माइनस 4 cos थीटा। तो अब cos थीटा को इधर भेज दो, 1 को इधर भेज दो, तो यानी कि आपका हो जाएगा cos थीटा प्लस 4 cos थीटा इज इक्वल्स टू 4 माइनस 1, ठीक है। कुछ नहीं कर रहे, बस बेसिक अब कैलकुलेशन है, जोड़ घटाव गुणा भाग जो आपने पढ़ा है बस वही किया जा रहा है यहाँ पे। फिजिक्स हैज बीन फिनिश्ड, यही काम का खत्म हो चुका है, फिजिक्स आप कह सकते हैं। इसके बाद तो बस बेसिक कैलकुलेशन चल रहा है। तो 4 cos थीटा प्लस 4 cos थीटा करोगे तो हो जाएगा 5 cos थीटा और इज इक्वल टू 4 माइनस 1 कीजिएगा 3, यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू हो गया 3/5, यानी कि थीटा इज इक्वल टू आप लिख सकते हो cos इनवर्स 3/5। सो ये बेसिक यूज है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन में देख लेते हैं, है ऐसा ऑप्शन, तो cos इनवर्स 3/5 आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसमें सही है, ठीक है। सो ये बहुत ही बेसिक आपका है, ये सब चीजें जो हैं, जो अगर आपको बस फॉर्मूलाज पता है, देन यू आर वेरी इजीली इंप्लीमेंट द ऑल सेक्शन। अब चूंकि रिवीजन टाइम है, तो अभी जितने भी क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं आपको खुद से बनाने की, सॉल्व करने की कोशिश करनी है, देन आफ्टर ट्राई टू, अगर वो नहीं बनता है इन केस, तो फिर आपको वीडियोस को आगे जाकर के देखना होगा कि कैसे सॉल्व हुआ या नहीं सॉल्व हुआ। तो एट दिस इनिशियल मोमेंट यू हैव टू जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड द बेसिक एप्लीकेशन, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट नहीं करेंगे, आपको भी बहुत अच्छे से पता है। सो ट्राई टू जस्ट अंडरस्टैंड द कांसेप्ट कि कैसे कराया जा रहा है, जो आपका mod a प्लस बी और mod a माइनस बी होता है उसका फॉर्मूला में कैसे कितना आप कैसे यूज करोगे, ठीक है। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। एक आध क्वेश्चंस और हम लोग काम कर लेते हैं एंड देन आफ्टर वी विल डिस्कस अबाउट, एक काम करते हैं हम लोग सीधे जो है ना वो आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस को करवा दे रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको पास, क्योंकि समय बहुत कम है एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ कांसेप्ट एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स, सो दैट्स व्हाई से क्वेश्चन वो क्वेश्चन में हम सीधे चले जाते हैं जहां से आप इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशन के क्वेश्चन को अप्रोच कीजिएगा। तो जस्ट देखा जाए कि कैसे वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम लोग जल्दी से वो क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन आपने बोर्ड्स वगैरह जो एग्जाम्स बच्चे ने दिया होगा उनको भी ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे प्रैक्टिस किए होंगे आपने, और आपके पीवाईक्यूज में भरे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। तो जब हम टॉपिक वाइज एंटर करेंगे तब तो करना ही करना है, फिलहाल यहाँ बैठकर चूंकि पढ़ रहे हैं तो देख लेते हैं कि कैसे आप उसको अप्लाई कर सकते हो। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जैसे मान लीजिए कि आपके पास 4 मास बॉडीज दिया हुआ है, ये अभी हम लोग ग्रेविटेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज योर m1, चारों मासेस बॉडीज आप मान लीजिए कि आइडेंटिकल है, m और यहाँ पे मान लीजिए कि आपका लिखा हुआ स्मॉल m, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन ये कह रहा है कि 4 मास बॉडीज दे दिया और ये चारों का चारों मान लीजिए कि आपका एक स्क्वायर साइड मतलब स्क्वायर के वर्टिसेस पे प्लेस्ड किया हुआ है, एंड द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट यू हैव टू फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन दिस मास m, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा है। और देखो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा है, तो इसमें ऐसे तो बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं कि आपका जो सुपरपोजिशन थ्योरम आपने पढ़ा होगा वो कंसेप्ट इसमें लगेगा, आपको ग्रेविटेशन के डायरेक्शन भी अब पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये डायरेक्शन का कंसेप्ट भी सर वेक्टर के फर्स्ट पार्ट में ही है, हमने लास्ट क्लास में ही कहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोथ आर सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्स मींस दैट डायरेक्टेड अबाउट द लाइन टू जॉइनिंग द पॉइंट चार्जेस और पॉइंट मासेस। तो आपको उसमें उसका देखना होगा कि अगर वो अट्रैक्टिव होगा तो उसकी तरफ जाएगा और रिपल्सिव होगा तो उसे आप दूर कर दोगे। तो यहाँ तुम अगर देखोगे वी हैव टू फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन दिस m। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त याद रखिएगा, अगर आपने एनएलएम में पढ़ा है, वैसे जब उस टॉपिक में आएंगे तो हम लोग इंटर करेंगे कि हमें जिस पे भी फोर्स निकालना है वी हैव टू कंसीडर ऑन दैट सेक्शन, बाकियों के साथ क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे तुम अगर देखोगे तो m और m के बीच में जो ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशन फोर्स जो होगा, आपको पता है कि ग्रेविटेशन फोर्स इज गोइंग टू बी अट्रैक्टिव ओनली। सो दैट्स मींस क्या होगा कि यहाँ पे ये जो आपको स्मॉल m दिख रहा है, ये चूंकि फोर्स आपको इस पे पता करना है, तो ये कैपिटल M इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये इसको इस तरफ डायरेक्ट कर देंगे। तो पहले तो आपको डायरेक्शन देना ही होगा सर, विदाउट डायरेक्शन दिए हुए आप सॉल्व नहीं कर सकते हो। तो ये आप मान लीजिए कि ये फोर्स आपका F1 हो गया, दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड दिस लाइन।
फिर ये अभी क्या करेगा, इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये आप चूंकि अट्रैक्टिव है, ये लाइन इसको ज्वाइन कर रहा है, आप इसको इस तरफ कर दीजिएगा, ये आपका, आप इसको लिख सकते हो F2। फिर ये M है और ये M है, ये फिर इसको अपनी तरफ खींचेगा, तो एक लाइन, वो लाइन का पता कैसे चलेगा, तो हमने पहले ही बताया सेंट्रल है, दोनों को आप ज्वाइन कर दीजिए और इस तरह से एक एरो बना दीजिए, ये देखिए ये आपका हो गया F3। और अगर सर आप इतना कर ले रहे हैं तो जस्ट ट्रस्ट में, अगर आपको वेक्टर के जो फर्स्ट हाफ को वीडियोस को अगर आपने अच्छे से देखा है, आप इसको बेहतर से अप्लाई करना जानते हो, तो आप इसको बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो तुम अगर ध्यान से देखोगे, अगर आपके पास फॉर्मूलेस का कमांड है, थोड़ा बहुत बेसिक किए होंगे क्वेश्चन, तो आपको पता होना चाहिए M और M, M और N, मतलब यहाँ पे F1 और F2 दोनों का मैग्नीट्यूड जो होने वाला है वो इक्वल होने वाला है। देखिए फिर से आपका आ गया, यहाँ पे F1 F2 सेम मैग्नीट्यूड के हैं, दो वेक्टर्स भी हैं, और आपको ये भी पता है कि दोनों के बीच का इंक्लिनेशन यहाँ पे कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब बहुत इजी इस क्वेश्चन को, जैसे जस्ट अभी हमने जो सर्कल वाला क्वेश्चन किया था, दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम दैट सेक्शन, कि आप सबसे पहले F1 F2 निकाल लीजिए। आपको पता है यहाँ से अगर आप इस F1 और F2 को निकालिएगा, तो F डैश अगर इसको नेट लिखे हम, तो सीधा हो जाएगा 2F cos थीटा बाई 2। F आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, F1 F2 दोनों सेम है, तो F के बराबर हो चुका है, तो आप लिखिएगा यहाँ पे 2F cos थीटा, आपको पता है 90 डिग्री है यहाँ पे, तो 90 बाई 2 कीजिएगा, फिर से वही 45 हो जाएगा, तो मतलब 2F अब cos 45 डिग्री आपको पता है 1/√2 होगा, √2 टाइम्स से आप इसका एलिमिनेट कीजिएगा तो √2F हो जाता है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स तो आपको सीधे कहते हैं कि यू हैव टू जस्ट माइंड इट, कि अच्छा यहाँ पे अगर 90 डिग्री के साथ तो ये √2 टाइम्स ऑफ F हो जाएगा, बट उतना आप बहुत याद नहीं करके चल सकते हो। आपको कुछ कुछ चीजें बेसिक अगर ये आपको याद है तो यू कैन अप्लाई इट एनीवेयर, डजंट मैटर कि वो आपका √2 टाइम्स हो रखा है या √3 टाइम्स, जब आप 60 डिग्री कीजिएगा तो वहां पे हो जाएगा, तो वो आपको अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं, अगर आपको ये आता है तो ये आपका √2 टाइम्स ऑफ F हो गया, तो √2 टाइम्स ऑफ F तो हो गया, और आपको ये भी पता है कि एग्जैक्टली बाइसेक्ट करता हुआ पास करेगा, मतलब अभी जो आपने F डैश नेट निकाला है, नाउ दिस इज योर अलोंग दिस लाइन। अब यहाँ पे आपको फिर से वो सेकंड कंसेप्ट, वेक्टर का दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब यहाँ पे लेकिन ध्यान रखिएगा कि F डैश नेट और F3 सेम नहीं होगा, तो पहले आपको F3 निकालना होगा, और F3 अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पता है तो बहुत आसानी से आप निकाल सकते हो। आपको पता है G मास है M, एक का है M, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा दैट इज द डायगोनल ऑफ स्क्वायर। ध्यान रखिएगा ये डिस्टेंस लिखा जाता है, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर लिखिएगा तो √2a का स्क्वायर हो जाएगा, मींस दैट Gm/2a²। सो दिस इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स, और आपका F डैश नेट जो आ चुका है वो √2 टाइम्स ऑफ F है, तो फाइनली जो F नेट आप लिखोगे वो होगा Gmm/2a², फिर आप यहाँ पे प्लस और 2F की वैल्यू जो लिखोगे वो होगा Gmm आपका a² हो जाएगा। फाइनली फिर आप में ऑप्शंस देख करके कॉमन लेकर के उसको मैच कर सकते हैं। सो देख रहे हो ना, अगर आपको वेक्टर आता है तो आप इवन ग्रेविटेशन तक के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये सेम क्वेश्चन जो है आप चाहो तो इलेक्ट्रोस्टैट में भी सॉल्व होता है। सेम क्वेश्चन अगर आपको इलेक्ट्रोस्टैट में सॉल्व करना होगा तो क्या करेगा, वहां पे आपको इस तरीके से एक वर्टाइसिस बनाएगा, यहाँ पे कह देगा +q है, -q चार्ज कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे भी +q कर दिया। अब आपसे कह रहा है क्या कि यू हैव टू फाइंड द नेट फोर्स ऑन दिस -q चार्ज। यहाँ पे भी तुमको क्या करना होगा, देखना होगा कि वो, चलिए यहाँ पे थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, यहाँ पे इसको आप एक काम करो माइनस कर दो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू जस्ट डायरेक्ट द डायरेक्शन कि किधर फोर्सेस डायरेक्ट होंगे, क्योंकि वेक्टर है, सेंट्रल है, तो आप इसको लाइन के फॉर्म में डायरेक्ट करोगे तो वो क्या हो जाएगा, इस -q को, जो कि इस पे फोर्स पता करना है, तो यू हैव टू डायरेक्ट द फोर्सेस ऑन दिस पॉइंट चार्ज। आप इसको ऊपर की तरफ ले जाओ तो ये ऊपर हो जाएगा, अट्रैक्ट करेगा, ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और ये इसको रिपेल करेगा। तो फिर से वही करोगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, इधर चला जाएगा, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है। ये केस भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि व्हेन टू फोर्सेस या टू वेक्टर्स आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देन बाय सब्ट्रैक्टिंग देम यू कैन इजीली गेट देयर रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ आपके जो पहला हाफ में हम लोग डिस्कस किए उस पर बेस्ड कुछ अच्छे क्वेश्चंस थे जो आपके कंसेप्ट को एनहांस करेगा। ठीक है, तो हम लोग जैसे ये पूरा का पूरा सीरीज खत्म होगा जो आपका वेक्टर का है, अभी इसमें हम लोग को एक सेक्शन और डिस्कस करना है, दैट इज योर एप्लीकेशन ऑपरेशन ऑफ वेक्टर। जब वो डिस्कस करेंगे और उस पर बेस्ट कुछ क्वेश्चन करवाने के बाद एक पूरी सीरीज लाएंगे जिसमें हम लोग नीट PYQs विद सम एक्स्ट्रा एडवांस क्वेश्चन जो आपके कंसेप्ट को और ज्यादा एनहांस करेगा, उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियोस लाएंगे। तो फिलहाल आपके फर्स्ट वीडियोस ऑफ वेक्टर का ये एक्सप्लेनेशन वीडियोस हो गया बिहाफ ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, आप उस वीडियोस को देखिए और इस पे बेस्ट कुछ क्वेश्चन लगाइए और ट्राई कीजिए कि यहाँ तक आपको याद ही रहे, बिकॉज मैंने स्टार्टिंग वीडियोस में, इंट्रोडक्शन वीडियोस में मेंशन
किया था, दिस ऑल आर गोइंग टू बी बैकबोन, मतलब आप बिना इसके फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते हो। विदाउट डिफरेंशिएशन यू कांट थिंक, विदाउट इंटीग्रेशन यू ऑल नॉट अप्लाई द कंसेप्ट। और ये जो है आपको दोनों का दोनों ही आपको कंसेप्ट भी देगा और लॉजिक भी देता है कि कैसे आप चीजों को समझ सकते हो। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग वेक्टर के इस वीडियोस को काम करते हैं कि जो आपका फर्स्ट हाफ ऑफ वीडियोस हो गया थ्योरेटिकल, बाय आपका जो क्वेश्चन है दोनों से एंड हो गया। अगले वीडियोस में हम लोग करेंगे क्या कि जो आपके ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर आर गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल, क्योंकि वो आपके जो ऑपरेशन है हर दूसरे चैप्टर्स में आपको दिखेगा, चाहे आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लो, चाहे ग्रेविटेशन पढ़ लो, या आप मैग्नेटोस्टैटिक्स पढ़ लीजिए। इवन जब आप वर्क एनर्जी की बात करते हैं तो वहां पे भी ऑपरेशन ऑफ वेक्टर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज होता है। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियोस हम एंड करते हैं एंड जस्ट रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं आप प्लीज ये वीडियोस नीट के बच्चों तक पहुंचाइए जो इस बार एग्जाम को दे रहे हैं। और अगर आपका किसी भी तरीके का क्यूरीज है या किसी भी तरीके का आपको कुछ चीज़ें चाहिए लाइक कि सर ये चीज़ें ऐड ऑन होनी चाहिए या ये कुछ चीज़ें आपको दिक्कत दे रही है, तो आप उस कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, वी विल ट्राई टू वर्क ऑन दैट सेक्शन। या अगर कोई टॉपिक आपको जो समझ में नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो आप उसको लेकर के भी वीडियो ये कमेंट कर सकते हैं। आई विल ट्राई टू उस कंसेप्ट को हम क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे इन अ सेपरेट वीडियोस, अगर आप ऐसे कमेंट को करते हैं तो। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियोस हम एंड करते हैं। आई होप कि आप ये वीडियोस बच्चों तक जरूर पहुंचाएंगे। वो गोइंग टू टेक पार्ट इन नीट 2026 एग्जामिनेशंस। थैंक यू।